अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी है। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि बोर की थ्योरी क्या थी, फिर उसी में जो थोड़े बदलाव किए गए तो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल कह लें कि इसी बोर थ्योरी की एक्सटेंशन कह लें, वही था। तो वो आज हमारा मेन टॉपिक होगा। तो ये समरफील्ड का मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या पॉइंट्स थे, कैसे उसने एक्सप्लेन किया, सब शेल का कंसेप्ट क्या था। तो ये सारा आज देखेंगे। तो पहले लिमिटेशन समझ लेते हैं। तो बोहर ने बहुत यानी क्वांटम सेमी क्लासिकल कह लो, सेमी क्वांटम कह लो, कि आपके पास उसने एक मॉडल पेश किया। उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने समझा कि भाई आपके पास शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक मखसूस जगह पे घूम रहा होता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं घूम सकता। तो ये सारी चीजें के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। वो लिमिटेशन क्या थी कि आपके पास जब हम लार्ज एटम्स को देखते हैं तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होता, यानी लाइटर हाइड्रोजन एटम पे ये मॉडल वर्क करता है। फिर इसकी जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी, जो ट्रांजिशंस की जो लाइन थी, उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं करता था या एक्सप्लेन नहीं करता था। तो इस वजह से ये इसकी एक शॉर्टकमिंग थी। फिर दूसरी चीज, आपके पास हाइपर फाइन स्ट्रक्चर लाइंस जिसे हम एचएसएफ भी बोलते हैं, ये जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हो गए, ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया गया, तो पता चला कि आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उन वो यानी आपके पास जो प्रीवियसली स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनमें भी हाइपर फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो नाम हाइपर फाइन लाइंस है, इसका मतलब कि ये तभी होगा जब आपके पास अदर मोर विजिबल लाइंस आपको मिलेंगी। यानी कि आपके पास एक जो आप सादा सादा अगर काम करें तो आपको चार लाइनें मिलेंगी जब आप हाइड्रोजन को ऑक्साइड करेंगे, डी ऑक्साइड करेंगे। मगर जब आप ज्यादा प्रिसाइजली देखेंगे तो आपको उन चार कलर्स के अलावा भी डिफरेंट कलर साथ में उसके मिल रहे होंगे। तो बोहर नहीं समझा सका कि ऐसा क्यों होता है, उसके लैक ऑफ इक्विपमेंट कह लो या डेवलपमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स कह लो, जो भी वजह बनी। तो समरफील्ड ने आके थोड़ा सा अमेंडमेंट की। इसी वजह से समरफील्ड का जो थ्योरी है उसको बोहर समरफील्ड थ्योरी भी समटाइम लिखा होता है किताबों में। तो 3 साल बाद 1913 में बोर का मॉडल था, तो 1916 के अंदर समरफील्ड ने बोर थ्योरी को एनहांस किया। उसने कहा कि जो ऑर्बिट है वो नॉन सर्कुलर है, यानी कि एलिप्टिकल वाली बात वो ले आया। फिर उसने कहा कि जो क्वांटाइज्ड ओरिएंटेशन है ऑर्बिट की, उसको भी उसने सब बताया। फिर उसने कहा कि इसमें मैस की जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं वो भी शामिल करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इन सारी बातों को लेके उसने अपनी एक थ्योरी बनाई, वो भी हम सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई शेल्स के अंदर कैसे होगी। तो शुरू करते हैं। अब इसकी थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि क्या है, एलिप्टिकल इन शेप। जैसे आप एक इलिप्टिकल देख रहे हैं, इसमें दो एक्सिस आपको देख रहे हैं, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस कहलाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल पाथ में चलता है, उस यानी उसके जाहिर है एक से ज्यादा इलिप्टिकल पाथ होंगे, विद उस फोसाई उसका एक ही जगह पे होता है। तो इस वजह से एक मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आ जाएगा आपके पास। फिर उसने कहा कि जब अगर आप ऑर्बिट को ब्रॉड करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, तो लेंथ जो होगी दोनों एक्सिस की, अगर वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, तो वो आपका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ है वो एक स्पेशल केस है एलिप्टिकल पाथ का। ठीक होगी बात। फिर अगली जो मामला था कि इलेक्ट्रॉन जो एलिप्टिकल पाथ में चल रहे हैं, इसके बावजूद उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, जैसे क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो बोहर ने जो मामला कहा था एम बी आर एन एच ओवर टू पाई कहा था, जबकि समरफील्ड ने एन की बजाय के यूज किया कि एम बी आर आएगा के एच ओवर टू पाई, यानी एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर यूज किया उसने। ठीक होगी बात। अब यहां पे अगर आप एन ओवर के की रेशियो लेते हो तो आप इसे ऐसे समझो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। के बढ़ता जाएगा तो हमारे पाथ में यानी वो ज्यादा से ज्यादा एलिप्टिकल और सेंट्रिक होता चला जाएगा। अगर और एन और के बराबर हो गए तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा। अब इसमें एक और जरा बात देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही थी, तो अगर हम कहें कि आपके पास जो स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी है वो सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करती,
बल्कि के पे भी डिपेंड करती है। और के की जो वैल्यू आपने देखनी है वो हमेशा के n-1, n-2, n-3 सो ऑन सो होगी। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, n की जो भी वैल्यू होगी आप वहां से निकाल सकते हैं। फिर जनाब आपके पास क्या है कि ये जो ट्रांजिशन होती है हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो अब इसका मतलब वो बोहर वाले मॉडल से मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि अब आपके पास के जो है उसकी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरीके से समरफील्ड ने कहा कि वो जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उसकी वजह ये आएगी आपके पास। तो अब जब प्रैक्टिकल किया गया तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मैच भी कर गई, जो इस स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फिनोमेना आ रहा है जो समरफील्ड ने कहा उसके साथ मैच करती हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम में, उसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो बोहर ने शेल बता तो दिए थे कि इस तरीके से शेल होंगे, मगर समरफील्ड ने सब शेल का कंसेप्ट लेके आया, उसे हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब सब शेल जब उसने इंट्रोड्यूस किए, उसने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस यानी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक उसने समझाया। उसने क्या कहा कि जितने आपके पास सब शेल हैं वो मेन शेल पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो उनकी तादाद जो मेन शेल का नंबर होगा वही सब शेल होंगे। यानी अगर पहला शेल है मेन शेल तो एक ही सब शेल होगा उसके अंदर, वही मेन शेल है। फिर अगर सेकंड है जिसे हम एल बोलते हैं तो उसमें दो सब शेल होंगे, एस और पी। थर्ड वाले में तीन होंगे, यानी जो मेन शेल नंबर है उतने ही सब शेल होंगे, एसपीडीएफ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं चौथे के अंदर। अब अगर आप किसी जगह 3p लिखा देखेंगे तो इसका मतलब सब शेल नंबर p की बात हो रही है, जो कि सेकंड सब शेल होगा किसका, थर्ड मेन शेल का। 3 इसका मतलब थर्ड मेन को जाहिर कर रहा है, p उसके सब शेल को जाहिर कर रहा है कि 3p का मतलब कि आपने तीसरे वाले जो मेन शेल का सेकंड सब शेल बोला है। इसी तरीके से अगर 4s लिखा होता है तो इसका मतलब आपने फर्स्ट सब शेल कहा है किसका, चौथे मेन शेल का। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से ये लिखा होता है किताबों में। फिर आपके पास सब शेल्स के अंदर मखसूस तादाद आ सकती है, जैसे एस वाला जो है उसमें 2 ही आ सकते हैं, पी वाले में 6 आ सकते हैं, डी वाले में 10 आ सकते हैं, एफ वाले में 14 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक होगी बात? फिर आपके पास जो सब शेल का है जो लोअर मेन में होगा शेल नंबर, वो जरूर आपके पास हो सकता है कि हायर एनर्जी वाले के सब शेल से उसकी ज्यादा एनर्जी हो। जैसे जरा यहाँ पे देखो कि ये 3D ये तीसरे शेल है, तीसरा मेन है, उसका थर्ड आपका सब शेल है, जबकि 2p अब 2p वाले की एनर्जी ज्यादा होगी 3D वाले से। बात ये चीज समझाई गई है यहाँ पे, ठीक है? तो अब आपके पास हम जानते हैं वेलोसिटी के साथ मास में चेंज आता है, तो समरफील्ड ने कहा जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रिसेसिंग एलिप्स के तौर पे बिहेव करेगा, यानी एक एलिप्स जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी और उसके जो रोटेट रेट ऑफ प्रिसीजन है वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट ऑर्बिट, सेम वैल्यू ऑफ एन। यानी यहाँ पे आपको 2 ऑर्बिट मिल रहे हैं तो दोनों में जो आपके पास प्रिसीजन का रेट होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तीनों का डिफरेंट होगा। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स है, स्लाइड डिफरेंट चीज, इससे क्या हुआ, डीजेनरेसी खत्म होगी। डीजेनरेसी क्या होता है, एक ही स्टेट के अंदर मुख्तलिफ सेम एनर्जी लेवल यानी मुख्तलिफ स्टेट सेम एनर्जी लेवल पे आ जाए, तो वो मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती जाएगी क्योंकि हर एक का रेट डिफरेंट है घूमने का। तो ये चीज आपके पास लीड करती है किसको, फाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब अगर हम टूल के लिहाज से देखें तो 2 एक्सिस सेमी मेजर सेमी माइनर हमने पढ़े, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट एन स्केयर बाई जी आ जाएगा। हम जानते हैं एन बाई के को आप बी बाई ए से ले सकते हैं, ठीक है? तो अब वो वैल्यू आपने इधर प्लेस कर दी, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए को साइड पे कर लो, तो बी के बाई एन लिखा जा सकता है। तो वो मैंने ए की जगह क्या लिख दिया, बी के बाई एन। अब यहाँ से एन एन से कट जाएगा, के इस तरफ आ जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जिसमें Z1 होता है, तो यहाँ से Z नीचे से 1 हो जाएगा। तो आप अब केस 1 ले लो, जब N1 है K1 है, तो अब A की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, Z1 आ जाएगा, N1 का स्केयर 1, तो A नॉट के बराबर आ जाएगा। B की वैल्यू इसमें डालो
के भी 1 है एन भी 1 है तो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। और अगर हम कहें केस 2, जब एन 2 है, के की दो वैल्यू मुमकिनात हैं 1 और 2, तो एन 2 के साथ के 1 होगा तो आप इसमें ए की वैल्यू रख लो, तो ए की वैल्यू तो वही आ जाएगी। आप 2, एन की वैल्यू 2 है, जेड 1 है तो 4 ए नॉट आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास टूल में रखो, तो के की वैल्यू 1 ले रहे हो, एन की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब इसी तरीके से आप इस जगह पे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे जी, तो ये 2a आ जाएगा और ये आपके पास 4a आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब आप इस टूल में रखो तो ए आपके पास वैल्यू लग जाएगी, तो जनाब के एन, के की वैल्यू आपके पास 2 है सेकंड वाले में और एन की वैल्यू भी 2 है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप इस जगह चलेंगे, जब आपके पास n3 है, के की वैल्यू 1 2 3 है, तो आप n3 और k1 रखेंगे। जब आप इसमें वैल्यू प्लेस करोगे, 1 और 2 के अंदर वैल्यू प्लेस करोगे, तो आपके पास a बराबर आ जाएगा 9a नॉट के, b बराबर आ जाएगा 3a नॉट के। फिर n3 ही रखेंगे, k2 रखेंगे उसी 1 और 2 के अंदर, तो आपके पास a तो 9a नॉट ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू तो सेम चल रही है, जबकि b 6a नॉट आ जाएगा। और इसी तरीके से n3 k3, तो a 9a नॉट, b 9a नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब डिफेक्ट्स क्या है इसके अंदर, तो जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी लार्ज जो आपके एटॉमिक नंबर है वहां पे ये लागू नहीं होता। फिर ये आपके पास जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता कि यानी जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनती हैं, उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये एक तरह से इसके डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।